नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। हमारे शरीर का सबसे अभिन्न अंग होता है हमारा दिल, और ये स्वस्थ रहता है तो आपकी दिनचर्या बड़ी आसानी से गुजर जाती है। लेकिन कई बार हम इसका ख्याल रखना भूल जाते हैं और इसी का आलम है कि आज हर वर्ग में बड़ी तेज़ी के साथ हृदय रोग की बीमारियाँ बढ़ी हैं। आधुनिक लाइफस्टाइल हो या अनियमित फूड हैबिट कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बनते जा रही है बढ़ती हार्ट डिसीज़ का। वर्तमान में कोरोना महामारी भी चल रही है, ऐसे में और कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके हृदय का ख्याल रखना। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हमारे शो हेल्थ गुरु में। तो चलिए आगाज़ करते हैं हेल्थ गुरु का। इंदौर अपोलो हॉस्पिटल से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर कंसल्टेंट एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ जैन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जैन आपका। नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर जैन, जिस तरह के मौजूदा दौर से हर कोई गुजर रहा है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये दौर है, क्योंकि देखा जाए तो कोरोना महामारी ऊपर से हार्ट पेशेंट्स कितना ज़्यादा चैलेंजिंग। देखिए, 2020 में पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और 29 सितंबर को हर साल हम वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। इस साल भी वर्ल्ड हार्ट डे बनाना है, लेकिन अब की बार वर्ल्ड हार्ट डे बड़ा अलग तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि हम बड़े बड़े आयोजन करते हुए हम नहीं कर पा रहे। तो हमारा उद्देश्य सारे हार्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स का कि जनता तक जाए और जनता को समझाए कि अपने दिल का ख्याल कैसे रखे, और कोरोना के टाइम पे, कोरोना के काल में स्पेशल ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमारे जो दिल के मरीज़ हैं, हमारे पेशेंट्स हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि कोरोना की बीमारी में हार्ट के पेशेंट्स को स्पेशल ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। कोरोना की बीमारी करीब 15% लोगों में दिल पे डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। इसके अलावा यदि कोरोना की बीमारी किसी को होती है और उन्हें हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, तो उनमें इसके दुष्परिणाम यानी साइड इफेक्ट्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल एक्स्ट्रा रखिए, अपनी दवाइयाँ बिल्कुल नियमित समय पे ले, अपने चेकअप को मिस मत करिए, अपने टेस्ट रेगुलर कराइए और अपना जितना हो सके स्वस्थ जीवन शैली, एक्सरसाइज, इम्यूनिटी का ध्यान रखिए। यह स्पेशल मैसेज मैं देना चाहूँगा इस वर्ल्ड हार्ट डे पे कोरोना पेंडेमिक के दौरान। हमने लगातार इस बात को बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि हार्ट पेशेंट्स की किस तरह की डिसीज़ होती है, और ये भी देखा जाता है कि पारिवारिक क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। क्या मौजूदा दौर में इस तरह की स्थिति अभी भी निर्मित है क्या? देखिए, हार्ट डिजीजेस बहुत प्रकार की होती है, पर नॉर्मली हम जिस हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं वो हार्ट अटैक या हार्ट की आर्टरीज के ब्लॉकेज के कारण होने वाले हार्ट में डैमेज और हार्ट फेलियर होता है, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। हार्ट डिजीज़ पारिवारिक होती है, जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ या जन्मजात हार्ट के विकार होते हैं। वो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ जैसे दिल में छेद है, होल है, या कोई बचपन से वॉल की बीमारी है, वो पारिवारिक होती है। पर जो हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी दिल की धमनियों में ब्लॉकेज की जो समस्या होती है, उसमें कुछ कारण पारिवारिक होते हैं, पर ज़्यादातर उसमें रोल हमारी जीवन शैली का होता है। तो यदि आपके परिवार में काफ़ी हार्ट डिजीज़ है, आपके फादर, मदर, नाना जी, चाचा जी, दादाजी में हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, तो आपको होने की संभावना अधिक रहेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट डिजीज़ होगी ही होगी। यदि आप स्वस्थ जीवन शैली को अपनाते हैं, उससे बचने के लिए जो जो तरीके डॉक्टर्स बताते हैं अच्छा वो सब फॉलो करते हैं, तो हार्ट डिजीज़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। हार्ट डिजीज़ में जो मेजर आज हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं, वो हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से हम बिल्कुल बच सकते हैं। उससे कैसे बच सकते हैं समझना हम सबके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने साझा की। हम इस सिचुएशन को समझना चाहेंगे कि जब हार्ट अटैक आता है तो क्या वजह से आता है, और एकदम से आ रहा है तो परिवार के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचाने से पहले क्या कुछ इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक, दिल का दौरा, हृदयाघात, यह जो समस्या होती है बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसके लक्षण समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको हार्ट डिजीज़ होने की रिस्क है, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है या ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है, और आपको सीने में दर्द, जलन, घबराहट, बेचैनी या छाती पर दबाव महसूस होता है, साथ में पसीना आता है ठंडा ठंडा, या बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी होती है, तो आपको मानना पड़ेगा कि हो सकता है ये हार्ट अटैक के लक्षण हो। तो इसका इलाज खुद घर पे करना तो बहुत मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण सलाह है कि तुरंत आपको इमरजेंसी में किसी ऐसी जगह जाना चाहिए, ऐसे अस्पताल में, ऐसे डॉक्टर क्लिनिक के पास पहुंचना चाहिए जहां पे ECG और अन्य जो डायग्नोसिस, निदान किए जाते हैं हार्ट डिजीज़ के, हार्ट अटैक के, उसकी सुविधा उपलब्ध हो और जल्दी से जल्दी आपको सही और समुचित इलाज मिल सके। फिर भी हाँ, इमरजेंसी में यदि आपको लग रहा है कि कोई पेशेंट आपके घर में किसी को या आपके परिवार में, ऑफिस में किसी कलीग को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि एक डिस्प्रिन की जो एस्प्रिन की गोली होती है
वो उसे खिला सकते हैं, एक नाइट्रेट सॉर्बिट्रेट टाइप की गोली उसको दे सकते हैं, और जल्दी से जल्दी उनको इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुला के, एम्बुलेंस आने में समय लगे तो अपनी गाड़ी में ले जाके नज़दीकी अस्पताल जहाँ हार्ट डिजीज़ की इलाज की सुविधा है वहाँ उनको ले जाए, वही सबसे अच्छी चीज़ हम कर सकते हैं। बहुत बार ये होता है कि हार्ट अटैक के पेशेंट को टाइम ही नहीं मिलता और तुरंत पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको जो CPR होता है, हार्ट की पंपिंग जो हम करते हैं, यदि आपको उसकी ट्रेनिंग नहीं मिली है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा मैक्सिमम लोग CPR बेसिक हार्ट की पंपिंग करने के लिए ट्रेनिंग ले, उसमें दक्ष हो, और CPR करके पंपिंग करके जब तक एम्बुलेंस या कोई नर्स या डॉक्टर पेशेंट तक नहीं पहुँचता है तब तक यदि आप हार्ट की पंपिंग करेंगे तो पेशेंट को बचाए जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। डॉक्टर जैन, हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि मौजूदा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा, हार्ट डिजीज, जब हार्ट अटैक, हार्ट के ब्लॉकेजेस की बात करते हैं तो ये लाइफस्टाइल, जीवन शैली से संबंधित रोग है, और इसकी उत्पत्ति को हमको समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रही है। आज के 5,000 10,000 साल पहले हार्ट अटैक इतना कॉमन नहीं होता था, क्योंकि लोग सब शारीरिक रूप से सक्रिय होते थे, मेहनत करते थे। अभी आज का जो आपने कहा मॉडर्न लाइफस्टाइल का मतलब क्या हो गया है, उसके जो दुष्परिणाम है, जो गलत चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों की एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हम लोग ऑफिस में, हमारे घर में सोफे पे, चेयर पे हमेशा बैठे रहते हैं, पैदल चलना फिरना बहुत कम हो गया है, फिजिकल एक्सरसाइज या व्यायाम हम लोग बहुत कम कर रहे हैं, हमारा खाना पीना काफ़ी बिगड़ चुका है। जितनी नेचर के, प्रकृति के करीब की चीज़ें हमें खानी चाहिए, उसकी बजाय हम प्रोसेस फूड और बहुत ज़्यादा गरिष्ठ और तला गला खाना हम लोग खाते हैं। इसके अलावा हमारा मेंटल जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो मानसिक तनाव है, वो बहुत बढ़ गया है। जितनी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उतने बड़े बड़े शहर है, उतनी भागम भाग है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में लड़ाई लड़ रहा है, दिन भर भाग रहे हैं, सुबह जल्दी उठ के भाग रहे हैं और प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, अपने आप को समय नहीं दे पा रहे, अपने परिवार को, मित्रों को समय नहीं दे पा रहे हैं, मन में अंदर डिप्रेशन, अवसाद है। यह सारी चीज़ें हार्ट डिजीज़ को बढ़ाती है। तो क्या हर हार्ट डिसीज का दवाई से उपचार संभव है, या अल्टीमेटली ऑपरेशन कराना ही एकमात्र उपाय होता है? देखिए, यह एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं या गलतफहमी है कि हार्ट डिजीज़ के डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो कुछ हार्ट की बीमारी निकलेगी तो हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हार्ट डिजीज़ की जो भी हम जांचें करते हैं, जिसमें एंजियोग्राफी जांच भी सम्मिलित होती है, जब भी हम पेशेंट से एंजियोग्राफी बात करते हैं तो पेशेंट डर जाते हैं, बोले नहीं डॉक्टर साहब, आप एंजियोग्राफी होगी तो फिर हमको ऑपरेशन होगा, एंजियोप्लास्टी होगी, स्टेंट लगेगा या बाईपास होगा। ऐसा नहीं है। यदि पेशेंट कोई हार्ट अटैक में और लेट स्टेज में आ रहा है और ऑलरेडी हार्ट में डैमेज है, ब्लॉकेजेस काफ़ी बढ़ गए हैं, और फिर डॉक्टर एंजियोग्राफी करते हैं तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस निकलेंगे, तो फिर उनको ऑपरेशन की सलाह देनी पड़ेगी। पर यदि ब्लॉकेजेस ज़्यादा नहीं है और दवाइयों से उसका इलाज किया जा सकता है तो आपके डॉक्टर बिल्कुल आपको कुछ दवाइयाँ देंगे, और 100 में से मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 70-80% लोग दवाइयों से काफ़ी हद तक अपनी बीमारी पे काबू पा सकते हैं, बशर्ते वह सही समय पर आए, सही समय पर इलाज ले और सही समय पर जांच कराए। यदि आप जांच से और इलाज से ही डरते रहेंगे और जब आपकी तकलीफ बिल्कुल एक्सट्रीम एंड स्टेज पे आएगी और फिर आप इलाज के लिए आएंगे तो फिर ऑब्वियसली बीमारी ज़्यादा निकलेगी और आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ अपने लक्षणों को नज़रअंदाज मत करिए, अपना रेगुलर टेस्ट कराइए। डॉक्टर यदि आपको कोई इलाज देते हैं, कोई जांच की सलाह देते हैं तो वो जांच कराइए। जरूरी नहीं है कि एंजियोग्राफी हो तो आपका बाईपास ऑपरेशन हो या एंजियोप्लास्टी हो सकता है दवाइयों से काफ़ी अच्छे से आपका इलाज संभव हो। इंस्टेंट ऑपरेशन हो या एंजियोप्लास्टी हो, इनमें कितनी ज़्यादा जटिलताएं होती है, और क्या लोगों में अभी भी इसको लेकर फियर देखने को मिलता है? जी, ये बहुत अच्छा मंच है मेरे लिए कहने के लिए। हम लोग रेगुलरली एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी महीने में 100 से ज़्यादा मरीजों की करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया हो गई है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करना आजकल नॉन इन्वेजिव प्रक्रिया है, जिसमें पेशेंट को हम भर्ती भी नहीं करते हैं। पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, हाथ में छोटी सी सुई लगा के एंजियोग्राफी की जाँच करी जाती है और 2 घंटे बाद पेशेंट को हम घर भेज देते हैं। तो जटिलता तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ पेशेंट्स की एंजियोग्राफी जब हार्ट अटैक के दौरान या हार्ट अटैक के बाद की जाती है, तो चूंकि पेशेंट को हार्ट अटैक आया हुआ होता है, उसकी स्थिति ऑलरेडी गंभीर होती है, तो बहुत बार पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन होते हैं हार्ट अटैक के कारण, पर लोग उसको जोड़ लेते हैं कि एंजियोग्राफी के साथ कॉम्प्लिकेशन हुए। स्वस्थ व्यक्ति में यदि आप एंजियोग्राफी करते हैं बीमारी का पता करने के लिए, तो बिल्कुल भी जटिलता या जोखिम या रिस्क नहीं होती है, ना के बराबर रिस्क होती है। डॉक्टर जैन, हमने लगातार देखा, पहले एक समय था कि हार्ट डिसीज एक पर्टिकुलर फिक्स था कि बुजुर्गों में या 40+ की एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति उससे उलट नजर आती है। युवाओं में सबसे ज़्यादा इस समय देखा जा रहा है हार्ट डिसीज। जी हाँ, हिंदुस्तान में अभी कहते हैं इंडिया वर्ल्ड की हार्ट डिजीज की कैपिटल बन चुका है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के, हार्ट के ब्लॉकेजेस के केस अब हिंदुस्तान में हैं, और हिंदुस्तान के पेशेंट्स में देखा गया है कि कम एज में हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज ज़्यादा हो रहे हैं और ज़्यादा गंभीर रिजल्ट मिल रहे हैं। एंजियोग्राफीज में और रिपोर्ट में ज़्यादा ब्लॉकेज, ज़्यादा गंभीर रिजल्ट मिल रहे हैं, हार्ट में डैमेज ज़्यादा मिल रहा है। इसका कारण क्या है?
इसका कारण समझना हमें बहुत ज़रूरी है। हम यदि देश के युवा वर्ग यदि बीमार हो जाएगा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कम एज में यदि आपको हार्ट ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, हम अपने जवान युवा पीढ़ी को खो रहे हैं सीरियस प्रॉब्लम से, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम सबकी लाइफस्टाइल में गलत है। क्या हम प्रॉपर हमारे खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं? क्या हम पौष्टिक और जो ज़रूरी भोजन है वो सही तरीके से नहीं ले रहे हैं? क्या हम हमारी जीवन शैली बिगाड़ रहे हैं? क्या हमारी युवा पीढ़ी कम सक्रिय हो गई है? क्या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा तंबाकू का, नशे का या व्यसन का सेवन कर रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंटेबल कॉज मैं कहूँगा यंग हार्ट अटैक में जो होता है, जिस चीज़ को हम तुरंत ठीक कर सकते हैं वो है तंबाकू का, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू का सेवन। यंग लोग आपने देखा है आजकल ज़्यादातर लोग तंबाकू खाते, बीड़ी सिगरेट पीते, उससे हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो हमारे यंगस्टर्स को यदि हम कहेंगे कि ज़्यादा एक्टिव रहे, ज़्यादा सक्रिय रहे, एक्सरसाइज करे, खुश रहे, प्रसन्नचित रहे, नींद पूरी ले, अपना स्क्रीन टाइम कम करे, अपना खाना पीना पौष्टिक रखे, सही तरीके से भोजन ले और तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल से दूर रहे, तो ये जो हार्ट अटैक यंग लोगों में बढ़ रहे हैं इस पर काफ़ी हद तक हम काबू पा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और बहुत अच्छी टिप देने की कोशिश की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से जो प्रिकॉशन और जो आपको अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को एड ऑन करना चाहिए वो फिलहाल नहीं हो पा रहा है। इसी का एक बड़ा कारण है कि जो हार्ट डिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। हमने ये भी देखा कि दुनिया भर में एक बड़ा कारण मौत का हार्ट डिसीज़ सामने आया है। हालांकि मेडिकल साइंस ने भी अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और इसी का एक बड़ा कारण है कि आज मौजूदा दौर में हर पद्धति से इलाज जो है वो संभव हो पाया है। और क्या कुछ बदलाव इस दौरान हमें देखने को मिलते हैं? वर्तमान में कौन सी ऐसी पद्धति है जिसका इस्तेमाल सबसे अधिक किया जा रहा है? इन सब के बारे में भी जानकारी आपको देंगे हेल्थ गुरु में। आज हमारे साथ इस समय मौजूद है इंदौर अपोलो हॉस्पिटल से चीफ कार्डियक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अली। डॉक्टर अली, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जिस तरह से हमने डॉक्टर जैन से बात की, वो उन्होंने काफ़ी जानकारी साझा की कि किस तरह से सर्जरीज होती है। क्या इसके अलावा भी कुछ उपचार संभव है क्या हार्ट डिसीज़ के लिए? डॉक्टर जैन, आई एम श्योर आपसे बात करी होगी एंजियोप्लास्टी के बारे में। हार्ट डिसीज़ की बारे में जब बात करते हैं तो जब ट्रीटमेंट की खास तौर पर बात करते हैं तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ 3 मोडालिटीज़। 3 तरीक़ों से इलाज होता है। पहला, जिससे शुरुआती हमेशा मेडिसिन्स होती हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट विद मेडिसिन्स, और फिर डायग्नोज करते हैं अगर ब्लॉकेजेस कितने हैं एंजियोग्राफी के द्वारा। अगर वो ज़्यादा हैं, 70% से ऊपर हैं, तो फिर कोई ना कोई इंटरवेंशन करना पड़ता है। अगर वो बड़ी नस में है स्पेशली, तो उसके लिए हम एंजियोप्लास्टी का रास्ता चूज़ कर सकते हैं, बाईपास चूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर 2 से ज़्यादा नसों में बीमारी है या एक ही नस में मल्टीपल जगह ब्लॉकेजेस हैं, तो बाईपास सर्जरी इज़ प्रूवन टू गिव मोर बेनिफिट। ये लिटरेचर में प्रूवन है कि बाईपास सर्जरी से पेशेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट होता है। और दूसरी चीज़, अगर मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, उसके अलावा अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है या उसका हार्ट का फंक्शन ऑलरेडी कमज़ोर है, इजेक्शन फ्रैक्शन 35% से कम है, तो उन पेशेंट्स को बाईपास सर्जरी से ज़्यादा फ़ायदा होता है। बाईपास सर्जरी से हर कोई घबराता ज़रूर होगा और आपके पास भी जब आते होंगे तो बहुत सारे सवाल जहन में होते होंगे मरीज़ को। किन मरीज़ों के लिए बाईपास सर्जरी आज के समय में ज़रूरी हो चुका है? जैसे मैंने बताया आपको कि डायबिटीज़ और कम हार्ट फंक्शन वाले मरीज़ों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और पहले जब हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी के बारे में बात करते थे हम, तो एक आदमी के दिमाग में रहता था कि मल्टीपल कट्स लगेंगे उसको, एक सीने में कट लगेगा, एक हाथ में से नस निकालेंगे, पैर में से नस निकालेंगे। तो ये सर्जरी वैसे अभी भी काफ़ी सारी सर्जरीज इस तरीके से होती हैं, बट अपोलो में वी स्टार्टेड 2 न्यू काइंड्स ऑफ बाईपास सर्जरीज। हम 2 तरीके से नए तरीके से सर्जरीज करते हैं। एक जिसे हम बोलते हैं सिंगल इंसिजन बाईपास सर्जरी। उसमें सिर्फ एक कट लगता है सीने पे और हम सीने के अंदर की नसें निकाल के 4 या 5 बाईपासेस उन्हीं 2 नसों से कर देते हैं, तो हाथ पैर में कोई कट नहीं रहता है पेशेंट को। दूसरी जो एक और पद्धति है नई जो बहुत पॉपुलर है आजकल, वो है मिनी CABG, जहाँ हम इंस्टेड ऑफ कटिंग द ब्रेस्ट बोन, यहाँ से छाती खोलने की जहाँ हम साइड में से चीरा लगाते हैं और हड्डी को काटने की जगह सिर्फ हड्डी के बीच की स्पेस को चौड़ा कर देते हैं। उससे हम 1 या 2 बाईपासेस कर सकते हैं। तो ये 2 नई चीज़ें हैं जो अब हमारे पास अवेलेबल हैं और वी आर पेशेंट सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है इन चीज़ों से अगर वो देखता है कि मल्टीपल कट्स नहीं हैं। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि लोगों में डर होता है, फिर अगर एक बार हो चुका है ऑपरेशन, उसके बाद क्या लगता है कि वो वापस से दोबारा अपनी ज़िंदगी वही आसानी से जी सकते हैं, या हर बार वो एक दिमाग में प्रेशर रहता है कि नहीं आपकी लाइफ बदल चुकी है?
हाँ, ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है। बहुत मिथ्याएं हैं इस बारे में कि बाईपास सर्जरी के बाद आदमी कांच का बर्तन हो जाता है और फिर कुछ कर नहीं पाता है और 6 महीने तक आराम करना पड़ता है। तो आई थिंक नथिंग कैन बी फर्दर फ्रॉम ट्रुथ। इससे दूर कोई बात नहीं हो सकती सच्चाई में। हम लोग जब बेड रेस्ट की बात करते हैं ऑपरेशन के बाद, तो वी टॉक ऑफ 3 days, 3 दिन का बेड रेस्ट रहता है जब वो पेशेंट आईसीयू में रहता है। चौथे दिन से पेशेंट वार्ड में चले जाता है और वो चलता फिरता है। 5वें 6ठे दिन से वी मेक देम क्लाइम स्टेयर्स, वो सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स गेट इंडिपेंडेंट बाय 6th और 7th डे। 6ठे 7वें दिन वो अपनी दिनचर्या खुद कर सकते हैं, खुद वो वॉक कर लेते हैं, सीढ़ी चढ़ उतर पाते हैं। जब ये कर पाते हैं तो हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये टाइमलाइन है उनके हॉस्पिटल की। और अगर वो डेस्क जॉब पे हैं तो हफ्ते भर के अंदर वो अपने ऑफिस जा सकते हैं। और अगर कोई मेहनत का काम करते हैं तो महीने से 1.5 महीने के अंदर, अगर वो ड्राइवर हैं या फार्मर हैं और हेवी वर्कर हैं, तो वो महीने से 1.5 महीने में वो अपने काम पे जा सकते हैं पूरा। देयर इज़ नो परमानेंट डेफिसिट। एक्चुअली वो अपनी लाइफ स्टाइल ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज देन दे हैव नो फियर ऑफ हार्ट अटैक। मेन बेनिफिट जो बाईपास सर्जरी का वो यही है कि उसके बाद हार्ट अटैक आने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। डॉक्टर अली, कई पेशेंट्स आपके पास ऐसे भी आते होंगे जो चाहते होंगे कि एंजियोप्लास्टी पे जाए या फिर बाईपास सर्जरी पर। कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से मरीज के लिए कौन सी थेरेपी ज़्यादा ठीक रहेगी? एंजियोप्लास्टी यूजुअली 1 या 2 रसों के ब्लॉकेज के लिए ठीक रहती है। अगर इससे ज़्यादा ब्लॉकेज रहते हैं या एक ही नस में मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं या पुराने ब्लॉकेज है, कठोर ब्लॉकेज जिसे बोलते हैं हम, CTOs, तो उनके लिए फिर बाईपास सर्जरी बेहतर रहती है। और बाईपास सर्जरी का एक एडवांटेज ये भी है कि जैसे स्टेंट में जहाँ पर ब्लॉकेज है वहीं पे इलाज होता है। तो अगर स्टेंट तो खुला रहा है पर उसके आगे पीछे भी ब्लॉकेज डेवलप हो सकते हैं। बाईपास सर्जरी का ये एडवांटेज है कि अगर जब आपने नई नस से खून सप्लाई करना शुरू किया तो वो फ्यूचर ब्लॉकेज को भी प्रिवेंट करता है। स्पेशली जो हम नई तकनीक यूज़ करते हैं जिसमें दोनों आर्टरीज छाती से निकालते हैं, उन आर्टरी से कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं जो आगे नसों में ब्लॉकेजेस नहीं डेवलप होने देते। इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये जो दोनों नसें हम लगा के मल्टीपल बाईपासेस करते हैं तो उसकी खासियत ये है कि वो फ्यूचर ब्लॉकेजेस प्रिवेंट करती है। यही वजह है कि बाईपास सर्जरी से फ्यूचर ब्लॉकेजेस प्रिवेंट होते हैं और साथ में फ्यूचर हार्ट अटैक्स आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये एक एडवांटेज है बाईपास सर्जरी का। और जैसे मैंने पहले बताया कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी नसें छोटी होती हैं, उसमें ज़्यादा कैल्शियम होता है, बाईपास सर्जरी बेहतर है। और अगर पेशेंट का हार्ट कमज़ोर है, उनको मल्टीपल अटैक्स आ चुके हैं, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को बाईपास सर्जरी से ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरी कंडीशन वो है कि बाईपास सर्जरी के साथ में हमको कोई और सर्जरी करनी पड़े। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स का हार्ट इतना कमज़ोर हो जाता है कि उनकी वाल्व की पकड़ ढीली हो जाती है, उनको वाल्वुलर रिगर्जिटेशन शुरू हो जाता है, वाल्व में से लीकेज शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में भी हम बाईपास सर्जरी के साथ में वाल्व का भी ऑपरेशन कर सकते हैं और पेशेंट को पूरी तरह स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस है जहाँ पर बाईपास सर्जरी का एडवांटेज है एंजियोप्लास्टी के ऊपर। डॉक्टर अली, क्योंकि अभी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, कोरोना महामारी लगातार जारी है, ऐसे में हार्ट पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो रहा है और अभी क्या आप लोग इमरजेंसी केसेस ले रहे हैं? कैसा सिनेरियो देखते हैं आप? हार्ट डिसीज़ ही नहीं, बाकी सभी बीमारियों के लिए इट्स अ वेरी टफ टाइम। कोविड के एरा में डायग्नोस करना, ऑपरेट करना, बट वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस एट अवर हॉस्पिटल अपोलो में। हमारे यहाँ एक स्क्रीनिंग सिस्टम है बाकायदा जो पेशेंट्स को स्क्रीन करता है। OPD में पहुँचने से पहले हम कोई भी बड़ी सर्जरी के पहले उनकी कोविड की जांच करते हैं, जिसे RT-PCR बोलते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है, पेशेंट में थोड़े से भी सिम्टम्स लगते हैं, तो वी डू CT स्कैन ऑफ द पेशेंट्स। सो हम CT स्कैन और RT-PCR करने के बाद ही पेशेंट्स को सर्जरी के लिए लेते हैं। बिकॉज इट इज़ वेरी अनफेयर अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है और सिर्फ इसलिए उसका ऑपरेशन नहीं किया जाए कि अभी कोविड चल रहा है, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी अनफेयर। बिकॉज वी हैव सीन पेशेंट्स डाइंग। उनको हमने ऑपरेशन अगर डिले किया है, डिनाई किया, तो वो मर सकते हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है हार्ट की जहाँ पर अगर मेन नस में ब्लॉकेज है, जिसे लेफ्ट मेन डिसीज़ बोलते हैं, उस पेशेंट को अगर आपने ऑपरेट नहीं किया और वो घर चले जाता है और दवाई पे भी रिस्क रहती है कि ही कैन डाई सडनली, तो ऐसी बीमारियों को हम मतलब इट इज़ नॉट एथिकल टू नॉट ऑपरेट ऑन देम। हालांकि सब लोगों को रिस्क है, इवन हेल्थ केयर स्टाफ इज़ एट रिस्क ड्यूरिंग दीज ऑपरेशंस, बट हमारे पास आज पूरी सुविधा है अपोलो हॉस्पिटल्स में कि हम प्रॉपर किट्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ऑपरेशंस करें और वी आर रेगुलरली डूइंग इट। एंड टचवुड अभी तक हम लोगों ने कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन देखी नहीं कोविड की। इफ़ यू आर स्क्रीनिंग देम प्रॉपरली एंड सिलेक्टिंग देम प्रॉपरली, सो वी हैव हैड नो मेजर कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ कोविड।
डॉक्टर जी, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे IBC 24 के सभी व्यूअर्स को? कितना ज़्यादा ख्याल रखें इस समय अपना? हार्ट डे पे मुझे लगता है मैंने अभी तक जब भी कोई मैसेज दिया हार्ट डे पे, माई सिंगल मैसेज इज़ टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज. आई थिंक एक्सरसाइज इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ हेल्दी लाइफ. मैं ये नहीं बोलता कि आप 1 घंटे की एक्सरसाइज करो. आई रिकमेंड यू स्टार्ट विद 10 मिनट्स. अगर आपके पास जिम की मेंबरशिप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट स्टार्ट विद 10 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, देन यू कैन इंक्रीज इट टू ब्रिस्क वॉकिंग एंड देन फर्दर टू जॉगिंग. ये एक मेरे हिसाब से ऐसा एक हिंज पॉइंट है कि अगर आदमी ने एक बार एक्सरसाइज करना शुरू कर दी तो फिर वो व्यसनों से दूर हो जाता है. फिर वो जब खाता है तब सोचता है कि मुझे ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, एंड देन ही स्टार्ट्स टेकिंग केयर ऑफ हिज लाइफ. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली हमसे बात करने के लिए. बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमने आपको साझा की, क्योंकि जिस तरह की दौर से इस समय हम सब गुजर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखें और सबसे महत्वपूर्ण उस दिल का ख्याल रखें जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ी रहती है. आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. धन्यवाद.